फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। मैथ पढ़ते तो हम आप सब लोग हैं, समझ में भी आता है। जिस समय पढ़ते हैं लगता है सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब एग्जाम में परफॉर्म करने की बारी आती है, तो लगता है उस समय तो याद था, अब क्यों याद नहीं आ रहा। तो आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है आपका, लेकिन दिक्कत क्या होती है, एक क्लास के बाद सब्जेक्ट्स टॉपिक्स भूल जाते हैं, कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी-कभी क्या है वो नहीं आता है कि बस दिमाग में है बट पेन तक नहीं आ पा रहा है, ये हो जाता है। तो मैथ्स में ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि जो भी टीचर जहाँ भी आपने पढ़ा है, आपने सिर्फ सब्जेक्ट को इंस्टेंटली उस समय के लिए पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है। ज़ीरो फियर मैथ आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएगा, इससे क्या होगा कि आज नहीं 10 से 15, 20 साल, 25 साल बाद भी अगर ये टॉपिक आपके सामने आता है, तो आपको याद रहेगा क्योंकि लॉजिकली नहीं पढ़ते हैं। तो ज़ीरो फियर मैथ दावा करता है इस बात का कि आपको ऐसी पढ़ाई देंगे कि आप इस क्लास या इस वीडियो को अटेंड करेंगे, तो लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे, दोबारा कभी भी उस टॉपिक की दिक्कत नहीं होगी। तो अभी रिसेंटली मेरे व्यूअर्स का डिमांड यह था कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और मैथ्स में बहुत कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके लिए मैं स्पेशल सीरीज़ लेके आया हूँ ऑन डिमांड मैथमेटिक्स का आरडी शर्मा आप लोग बहुत प्रेफ़र करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छी किताब है ये। बेसिकली सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही मानी गई किताब है। तो मैं इस सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ आरडी शर्मा का फ्रॉम ज़ीरो टू लास्ट पेज, ठीक है? ये सीरीज़ धीरे-धीरे चलता रहेगा, 1 से 2 महीना में ये सारा का सारा अपलोड हो जाएगा क्योंकि मार्च-अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे चैप्टर्स को नए अंदाज में समझा दूँ और आप अगर ज़ीरो फियर मैथ के साथ समझेंगे तो डेफ़िनिटली मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको वो चैप्टर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ़ लॉन्ग, इवन नहीं 10th के एग्ज़ाम ही नहीं, क्योंकि 10th के बाद भी आपका सफ़र खत्म नहीं होता है, इसके बाद आप आईआईटी के लिए जाएँगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएँगे, ये मैथ्स का साथ नहीं छूटना है, ठीक है? आप अपने सीनियरों से बात करके देखना कि मैथ 10th में आप पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर 10th ओनली, it is the base of plus 2, it is base of all the competitive exam in future you are going to face. तो दैट्स व्हाई आज अगर सिर्फ अभी के लिए पढ़ लें तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि फिर से आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज 1 साल का समय मिला है, ऐसा पढ़ लें, कभी भी आपको कम से कम 10th या जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो आपके दिलो-दिमाग में बस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के साथ अपना पहला चैप्टर। फ्रेंड्स आपका पहला ही चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके बात एक दिमाग में डाल दो कि रियल नंबर्स वो सारे नंबर हैं जो आप सोच सकते हैं। व्हाट द नंबर्स यू कैन थिंक इन एनी फॉर्म ऑफ द रियल नंबर्स। फिर भी थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ इसको। देखिए नंबर्स का अगर कैटेगरी बात करें तो सबसे पहले आपने सीखा था 9th क्लास में कि जो नंबर हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली आपको मैं 10 किताबें दे दूं, आप गिनना कहाँ से शुरू करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेचुरली आपने कहाँ से गिनना शुरू किया? 1 से, है ना? ये इन नेचर है हमारा, किसी बच्चे को दे देंगे टॉफियाँ, उसको बोलेंगे गिनो कितना है बेटा, तो वो बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5। गिनना कहाँ शुरू करेगा? तो नेचुरली जो हमारी काउंटिंग की भाषा है, वो 1 से शुरू होती है और उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर्स के हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि नेचुरल नंबर के बाद एक ज़ीरो को कहाँ रखें, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, डाउट था, ज़ीरो के बिना तो बहुत ही मुश्किल है मैथ्स पे इमेजिन करना, है ना? तो ज़ीरो को भी ऐड कर दिया गया, तो जब ज़ीरो ऐड हो गया नेचुरल नंबर में, तो एक नई बात बन गई कि ज़ीरो के साथ जो नंबर्स हैं, उनको हम बोल दिए कि वो सारे होल नंबर्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट तक सारे कितना है? होल नंबर्स। उसके बाद आगे आ गया आपका इंटीजर्स, ठीक है? क्योंकि नंबर लाइन अगर बात करें तो आपको मैं 9th क्लास के वीडियोज़ में सिखाया हूँ कि नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे -1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो ये सारे कलेक्टिव इंटीजर कहलाते हैं और उसके बाद एक फर्दर डिवीज़न होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बड़ा सिंपल है, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी एक अंश और हर हिंदी भाषी के लिए और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, ये 2 टर्म में लिखा जाए और उसका जो नीचे वाला भाग है, जैसे 1/2 अगर बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, तो नीचे वाला भाग जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। उस फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लिखते हैं उसको हम कह देते हैं कि वो रैशनल नंबर है। कुछ नंबर आपने सीखा होगा रूट 2 हो गया या समटाइम्स आप पाई कह दें। तो ये सारे
इर्रेशनल नंबर है कि इनको p बाई q के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी इनको उस फॉर्म में लिखेंगे तो या तो रेकरिंग नेचर में आ जाएंगे ये, या फिर कभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहने का फ्रिक्शन आता रहेगा, ये अंतहीन होते चले जाते हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर 5 बोले, -3.2 बोले, 1/2 बोले, √2 बोले, पाई बोले, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं। तो हमारा चैप्टर ही है मेन, कोर जो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो अब आप समझ पा गए होंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। अब रियल नंबर के बाद कुछ ऑपरेशन है जो किताब में सिखाई गई है और आपको इस क्लास के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए उस तरफ हम बढ़ते हैं अब। हम आपको एक बात और बता दें कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम पूरी की पूरी थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, तो एक वीडियो में इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये कवर हो पाए। तो मैं इसको इस टाइप से रियल नंबर्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके बनाऊँगा। उसके आगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, रियल नंबर के बाद मैं देख रहा हूँ जो सेकंड चैप्टर है आपका इस बुक में, वो आपका आता है पॉलिनोमियल्स, फिर लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रायंगल, सर्किल, और बेसिकली बुक तो आपके पास होगी ही। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों चीज़ें कवर करूँगा। इस किताब की शुरुआत में कुछ थ्योरी पार्ट्स होते हैं, अमूमन बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे क्या टीचर्स भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट थोड़ा-सा लेंदी होता है। लेंदी होता है, समझाने में मुश्किल, समझने में मुश्किल, लेकिन यही पार्ट सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसी लेंदी पार्ट को स्किप करने के बाद होता क्या है कि आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है कि क्या पढ़ा था, है ना? कल हो के आप आईआईटी क्रैक करने बैठेंगे तो ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बिना आपका मैथ्स बेहतर हो ही नहीं पाएगा। तो मैं दोनों चीज़ों को कवर करूँगा, इसकी थ्योरीज़ साथ-साथ इसके एग्जाम्पल्स। इससे क्या होगा कि ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बस जाएगा और आपके लंबे समय में आपके साथ ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। पहली चीज़ जो मैं सीखने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ सॉरी, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा-सा जो बचपन से आप सीखते आ रहे हैं डिवीज़न मेथड से डिवाइड करना, वो मैं आपके सामने एक छोटा-सा एग्जाम्पल देता हूँ। उसको आप पहले समझेंगे, तो थ्योरी पार्ट समझना बहुत आसान होगा। अब देखिए यहाँ 5 को 44 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 8 जा 40, ये 4 बच गया। अब देखिए इस डिवाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो सबसे पहले चीज़ ये आप समझें कि ये 44 और 5 ये दोनों क्या है 0 से बड़ा है ना? तो आप दूसरी बात ये बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 5 हो या 44 हो, 8 हो, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कोई डाउट इसमें नहीं है, अभी थ्योरी में हमने पढ़ा। बहुत छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना है। देखिए अगर छोटी गलतियों गल छोटी-सी भी चीज़ आपके दिमाग से अगर स्किप हो जाए ना, तो आपके लिए थ्योरी इतनी टफ हो जाती है कि आने वाले समय में आप उसको कवर नहीं कर पाएँगे। तो हर एक बात पे बड़े ध्यान से अगर पेन कॉपी है तो लेके बैठें और इस चीज़ को आप लिख लें, है ना? क्योंकि आपको आज के लिए याद नहीं रखना है, ये लंबे समय के लिए याद रखना है चीज़ों को। तो इस टाइप से जब मैं सिंपल डिवाइड किया, तो जिससे डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं डिवीज़र। ये रहा आपका डिवीज़र, 5 से डिवाइड किया हमने, ओके? जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है? और जो यहाँ आता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है? और अगर हिंदी विद्यार्थियों को भी थोड़ा-सा कैटर कर लें, तो ये जो डिविडेंड होता है इसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। ये 5 को बोलते हैं भाजक, यानी डिवीज़र जो भाग करता है दैट इज़ भाजक, ठीक है? और ये आपका हो गया शेषफल। तो इस तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आप ध्यान रखें, अब आपको मैं समझाता हूँ बेसिकली जो थ्योरी है उसको, तब अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कह रहा है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिया था 5 एंड 44 इफ यू रिमेंबर, ए एंड बी, तो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आपका 5 एंड 44 हो गया। देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू, उनको जब डिवाइड किए तो एक यूनिक इंटीजर क्यू आया जो हमारा 8 आया था, अगर याद आया होगा आपको तो। एंड रिमाइंडर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फिर से आप मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा तो देखिए कि जो आपका
44 है, 44 कैसे आया? ये आपका जो डिवीज़र था 5 में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो रिमाइंडर है, इसको हमने प्लस किया, तो 5 8 जा 40 प्लस 4 44 आया, ठीक है? इसी तरह से आया। अब इसी चीज़ को अगर इंग्लिश भाषा में बोला जाए, इस तरह से बोला जा रहा है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम यही कर रहे हैं। एग्जैक्टली 5 इंटू 8 ये हो गया, प्लस रिमाइंडर आपका जो था ये हो गया, और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जहाँ जीरो से जो आर है बेसिकली वो जीरो से बड़ा है और बी से छोटा होगा। बी से जाहिर सी बात है छोटा होगा, अदरवाइज कैसे डिवाइड करेंगे। अब इसी थ्योरी में कह रहा है ये कि हेयर A इज डिविडेंड, B इज द डिवीजर, Q इज द क्वोशिएंट एंड द R इज रिमाइंडर। The lemma guarantees the existence and uniqueness of Q and R satisfying this equation. ये इक्वेशन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को सेटिस्फाई कर रहा है आपका लेमा इक्वेशन। इसी मेथड से हम आगे देखेंगे एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो ए बी क्यू प्लस आर है, इसको देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ए, ये रहा ए 44, उसके बाद बी क्यू जो देखा आपने बी क्यू 5 एंड 8 प्लस आर इज इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश में लिख देने के बाद क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है कितनी बड़ी थ्योरी किसी ने सामने रख दी, ये तो समझ में ही नहीं आ रही है। इसलिए मैंने पहले आपको एक डिवाइड करके दिखाया। अब इस डिवाइड को जब इससे आप कंपेरिजन करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या हुआ एग्जैक्टली। तो सिंपल कुछ भी नहीं हुआ, बस डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर का जो आपस का रिलेशन है, जो बचपन से आप सीखते आए हैं, उसी को इंग्लिश रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल एक लाइन लिख दिया, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने 544 लिया है पॉजिटिव इंटीजर, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 4। ये सिंपल सी थ्योरी है। अगर इसी को आप कॉम्प्लिकेटेड ढंग से समझते तो लगता क्या लिख दिया है, ए बी क्यू प्लस आर, एग्जाम में याद भी नहीं आएगा। लेकिन अब जब भी यूक्लिड लेमा कभी लिखने के लिए आ जाए, तब सिंपल एक डिवीजन साथ में लिख लो, हो जाता होता है डिवीजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, इसका रिलेशनशिप लिख दो, आराम से आपको ये काम हो गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इसमें डाउट होगा, ना कभी आप इसको भूलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक बार फिर से वीडियो देख लें, रिवाइज कर लें, लेकिन दोबारा मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई डाउट आए। दोस्तों इसी चैप्टर में एक टर्म आता है, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन बहुत सिंपल सा बात है। देखिए आपको मैं सिखाता हूँ। पहले आप सबसे पहले देखें, एक छोटा सा काम करते हैं हम। मान लीजिए कि 8 है, इसको हमने सिंपल डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8 चला गया, कैंसिल हो गया, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। अब क्या होता है, ये 8 कहाँ से आया, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना। ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, आपको पता है, लेकिन इसी को अगर वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। इसलिए पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद से थ्योरी को रिलेट कर लेता हूँ, ताकि आपको क्या है कंफ्यूजन ना रहे, है ना। क्योंकि जीरो फेयर मैथ में मैंने आपको बोला ही है, ऐसा पढ़ाना है कि कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो चैप्टर आपके दिमाग में स्टिक हो जाए। तो डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन यही होता है कि एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर दें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो, और कोई भी उसका रिमाइंडर ना बचे। तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि इस केस में आपका जो ये डिवीजर है, डिविडेंड तब दे देगा जब क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लिख सकते हैं इसको कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। इसी थ्योरी को अगर इंग्लिश में बोल के बड़ा चढ़ा के कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, वो देखिए। सिंपल डेफिनेशन ऑफ विजिबिलिटी की बात करें तो means that one integer can be divided by another integer without leaving any remainder. Formally, an integer a is divisible by another integer b where b is not equal to 0. Then क्या होगा, a is equal to b in n. बात समझ में आई? अभी जो 2 में 8 से डिवाइड करके मैंने जो बात बताया कि 2 into 4 is equal to 8, ये यही कहना चाह रहा है। इन केस b is called divisor, और
तो इसको बी को हम क्या कह सकते हैं, या तो डिविजर या फैक्टर ऑफ ए कह सकते हैं, और ए जो है डिविजिबल बाय बी है। अनदर वे टू से दिस दैट बी डिवाइड्स ए एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर, जो बात हमने की अभी। फॉर एग्जांपल अगर लें तो 20 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड रहता है। 20 इज बट डिविजिबल 6 नहीं है, तो 20/6 ये रिमाइंडर बचाएगा, लेकिन 20/4 रिमाइंडर नहीं बचाएगा। इसी को हम समटाइम्स फैक्टर भी बोल देते हैं, है ना? कोई मुश्किल बात नहीं है, बात वही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है ना। बेसिकली लैंग्वेज अलग-अलग लिख देने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि लैंग्वेज को मैंने आपको समझा दिया। सिंपल टर्म में आपने देख लिया है एग्जांपल कि डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि 8 को 2 से हमने डिवाइड किया, 4 टाइम्स पूरा चला गया, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचा। और यहाँ जो इक्वेशन है ये आपका फैक्टर कह सकते हैं इसको हम। तो इसी तरह से डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट का फॉर्मूला आ गया, है ना? और हमने इसमें यही सीख लिया a इज इक्वल टू बी इंटू एन, यही कहना चाह रहा है जो सिंपल डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप अगर टेक्स्ट की बात करेंगे तो लगेगा कितना बड़ा चैप्टर है, क्या लिख दिया इसमें, है ना? तो अभी आपको जाके अपने बुक को फिर से रेफर करेंगे, जो भी उसमें लाइनें लिखी होंगी बड़ी प्यार से आपको समझ में आने लग जाएंगी, और मैथ्स पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। इसी में क्या होता है, इन चीजों को अगर आप स्किप करते हैं तो मैथ्स रियली टफ होते जाता है, आपको समझ में नहीं आता क्या लेमा बोल दिया, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बोल दिया, समझ में नहीं आता। जैसे सिंपल मैथ्स में आपसे अचानक से आप बहुत बार डिवाइड किए हैं, लेकिन कोई पूछ दे कि व्हाट इज डिविजिबिलिटी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कहना मुश्किल हो जाता है। खैर कोई नहीं, आप जीरो फियर मैथ के साथ बिल्कुल परेशान नहीं हो, इन सब चीजों का समाधान लेकर आया हूँ आपको, और मैथ्स में आपको बहुत ही प्रो बनाऊंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर में आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चैप्टर इसी पे बेसिकली बेस्ड है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है इसको समझेंगे। लेकिन ये समझने से पहले हमें दो चीजें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होगी इस थ्योरी से पहले, इस फंडामेंटल थ्योरम से पहले, कि दो तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हम क्या करेंगे कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पे पूरी तरह से कमांड अपना कॉन्सेप्चुअल कमांड स्टेब्लिश करेंगे, फिर ये थ्योरम पढ़ने में मजा आएगा। चलिए पहले सीखते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर जानने से पहले आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल आप समझेंगे तभी जाके आप प्राइम और कंपोजिट का डेफिनेशन या मतलब समझ पाएंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो एग्जैक्टली मान लिए 8 है, ठीक है। इसको हम अगर सोचें तो ये किस किस चीज से डिवाइड होता है, वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। 8 की बात करें तो सबसे पहले 1 से 1 8 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो 1 ले लिए। उसी तरह से 2 से लेके तो 2 4 जा 8 हो जाता है, 2 हो गया। उसी तरह से अगर 3 नहीं होता है, 4 की बात करें तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाता है, 4 हो गया। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, एक 8 से ही होगा, तो ये 8 आ गया। तो ये देखिए, ये जो 8 पर्टिकुलर नंबर हो गया, 8 जो पर्टिकुलर नंबर है वो जिन जिन नंबर्स से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर बचाए हुए, तो उसके फैक्टर्स बोलते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर 8 की बात करें हम, तो 8 के फैक्टर्स हो गए कौन कौन, 1 2 4 और 8। इसको हम बोलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर याद रखिए, जो अभी हमने सीखा था थ्योरी में, फंडामेंटल थ्योरम में, कि जब भी डिवाइड हुए कंप्लीट जीरो रिमाइंडर बचता है तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो होता है हमारे फैक्टर्स। 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 4 और 8। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए सपोज 4 की बात करें हम, ये रहा 4, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे आप बताएं, आप खुद से बताएं। आप अभी तक कुछ बातें तो समझ में आई होंगी आपको, है ना? तो 4 का सबसे पहले फैक्टर तो 1 होगा, 1 4 टाइम्स। दूसरा 2 होगा, 3 होगा नहीं, तीसरा क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या से दूसरी संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है और उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचे, तो केस में ये क्या बनता है, फैक्टर बनता है। तो बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स बड़ा सिंपल चीज है, जो आप टेबल पढ़ते हैं ना, पहाड़ा, वन क्लास बचपन में ही रट्टा लगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 3 2 3 जा 6 ब्ला 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 40 तक, 20 तक, जहां तक भी आपको आता है कोई बात नहीं। तो जो टेबल्स होते हैं उसको हम बेसिकली मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे 2 का अगर मल्टीपल पूछे क्या क्या है 2 का मल्टीपल, तो सबसे पहला 2 इटसेल्फ होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा।
ठीक है? लेकिन 2 की अगर फैक्टर्स की बात करें तो क्या होगा? एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, है ना? उसी तरह से अगर हम 4 की बात करें तो 4 का जो मल्टीपल अगर आपसे पूछा जाए तो 4 का टेबल लिख देना, 4, 8, 12, 16 ये कहाँ तक चला जाएगा? इनफिनिटी तक चला जाएगा, कोई अंत नहीं है, हम नहीं लिख पाएँगे, है ना? अब हम बात करें इसके फैक्टर की, तो 4 का फैक्टर क्या होगा आप बताइए? सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से इटसेल्फ डिवाइड होता है। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए और मल्टीपल्स हो गए, है ना? क्योंकि बहुत सारे हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं है अभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे बेसिकली कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए देखते हैं एक इमेज। तो ये देखिए नंबर को क्लासिफाई किया है 2 तरह से, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बारे में लिखा हुआ है नंबर विथ ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स के साथ अगर कोई नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर बोल रहे हैं। 2 फैक्टर्स में एक मैंडेटरी है यानी नंबर 1, एक से तो हर संख्या डिवाइड होती ही है, एक तो दुनिया के हर ही संख्या का फैक्टर है ही है। दूसरा क्या होगा वो संख्या इटसेल्फ, अगर मान ली 2 की बात करें, 3 की बात करें तो वो खुद को डिवाइड कर पाती हैं, तो ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर्स। इसी के अलावा अगर हम 4 की बात करें तो उसमें 1, 2 और 4 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं। प्राइम कंपोजिट का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स हों, याद रखिए ओनली 2 फैक्टर्स, देन वो होगा प्राइम नंबर। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन 3 फैक्टर्स होंगे अगर, तो हम उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसमें कोई दौरा नहीं है। अब बात करते हैं एक की। एक क्या है? कंपोजिट है या प्राइम है? तो ये ऐसा है कि अभी तक कोई इसका जवाब नहीं है। बहुत लोग इसको, क्योंकि एक को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही है नंबर, और एक चूंकि वो इटसेल्फ ही है, तो ये नाइदर आपका प्राइम हो सकता है नॉर कंपोजिट हो सकता है, तो एक आउट ऑफ टॉपिक है। इसलिए अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि प्लीज बताइए दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक नहीं होगा, आपका जवाब होगा दो। ठीक है? बड़ा सबसे बड़ा तो पूछना बेवकूफ़ी है, इन्फिनिटी तक जा रहा है नंबर, लेकिन सबसे छोटा पूछा जा सकता है आपको, तो सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर 2 हो गया। और कंपोज़िट नंबर कौन-सा हो जाएगा फिर सबसे छोटा? 2 तो प्राइम है, 3 प्राइम है, बच गया 4, 4 के कौन-कौन मल्टीपल हो गए? 1, 2 और 4 itself, 1, 2 and 4, they are 3 factors of the digit 4, integer 4, that's why 4 is a composite number। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, प्राइम कंपोजिट समझ गए, फैक्टर मल्टीपल आप समझ गए। अब आप तैयार हैं बेसिकली उस थ्योरम को समझने के लिए जो सबसे पहले स्क्रीन पे मैंने लिखा था। वो क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है? अगर ये चीजें नहीं जानते आप, सीधे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कूद जाते, तो आपको बहुत दिक्कत होती, समझ में नहीं आता कि क्या बोल दिया इंस्ट्रक्टर्स ने और क्या लिख दिया मैथ की किताब में। तो चलिए अब हम तैयार हो चुके हैं इस फंडामेंटल थ्योरम को समझने के लिए। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। अरे हाँ सॉरी, एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया, क्योंकि थ्योरी से पहले क्या है, हमेशा प्रैक्टिकल बातें आपको बताता हूँ मैं। प्रैक्टिकल बातें जब तक बताऊंगा नहीं, फिर ये इंग्लिश लाइन दिमाग पे आपके प्रेशर डालेगी और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो चलिए थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं हर थ्योरी से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे थ्योरी एकदम पूरी तरह से आपके दिमाग में बस जाए, छप जाए। तो चलिए अपने आईपैड की तरफ चलता हूँ मैं। ये देखिए अभी हम 60 की बात करें, ठीक है? आपको एक छोटा सा टास्क मिला, इस 60 के फैक्टर्स निकालो। तो सबसे पहले 2 ट्राई करते हैं। 2 30 जा 60, 2 15, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 का बारी आ गया, 3 5। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्योंकि 5 अब प्राइम में आ गया। अब इसको हम देखें अगर तो क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें आपको कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल मैंने डिवीजन मेथड से एक पर्टिकुलर इंटीजर जो है 60, उसका क्या किया, फैक्टर्स निकाल दिया और इसको कुछ इस तरह से लिख दिया 2 द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। चेक करके देखें तो 2 दूना 4, तो ये 12 25 60, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, है ना?
इज इट इज इक्वल टू 60। तो ये समझने के बाद अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझेंगे तो अब आपको समझ में आएगा, ऐसे बिल्कुल पल्ले नहीं, है ना। तो ये देखिए क्या कह रहा है ये थ्योरी, बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि states that every integer greater than 1, ठीक है, is either a prime number itself or can be uniquely expressed as a product of prime numbers apart from the order of these prime numbers। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, या सिंपल टर्म्स में कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू प्राइम फैक्टर, जो अभी हमने 16 को ब्रेक किया, एंड दिस फैक्टर इज यूनिक, मीनिंग नो अदर ट्रीटमेंट या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम विल प्रोड्यूस द सेम नंबर एक्सेप्ट चेंजिंग द ऑर्डर। 60 का हमने लिया था एग्जाम्पल, 60 टू टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑर्डर की बात इसलिए कर रहा है, इसको हम 3 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, फिर से आप हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, 60 ग्रेटर देन 1 था, इज आइदर ए प्राइम नंबर, या तो वो प्राइम नंबर ही होगा या फिर उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं आपको। कोई भी नंबर जो है दुनिया, ठीक है, इंटीजर बेसिकली, या तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है, या वो प्राइम नंबर का ही फैक्टर, ठीक है। जैसे 60 आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो ये खुद प्राइम नहीं है, लेकिन क्या है, ये प्राइम नंबर का ही फैक्टर है, क्योंकि आप देखें 2 टू द पावर 2 आ गया, 2 भी प्राइम नंबर है, इंटू फिर 3 आया था, उसके बाद इंटू 5 आया था। तो ये सारे के सारे जो 2, 3, 5 जो हैं, ये फैक्टर्स है, ये क्या है सारे 2, 3, 5, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो यही फंडामेंटल थ्योरम है कि दुनिया का हर डिजिट जो है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। तो फैक्टराइज करने के बाद जो हमें मिलेगा क्या, प्राइम नंबर ही मिलेगा और उसी का मल्टीपल मिलेगा। चेंजेस यही हो सकते हैं कि ऑर्डर बदल सकते हैं। कैसे ऑर्डर, क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 को बाद में लिख दें हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम 15 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करते तो 2 नीचे आ जाता, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन सारा का सारा फैक्टर प्राइम नंबर में ही होगा। फिर से रिवाइज कर लें कभी ना भूलने के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर ए प्राइम नंबर। आइदर ए प्राइम नंबर इसलिए बोला है कि अगर आप बोले 3 का बताइए, 3 भी एक है इंटीजर भैया, इसका फैक्टर बताइए, तो फैक्टर क्या है, सिर्फ इसका दो ही फैक्टर है, 1 और 3। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 4 की तरफ बढ़ते हैं, 8 की तरफ बढ़ते हैं, 12 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सारे जो इंटीजर्स हैं, इनका फैक्टर्स जब भी हम डिवाइड करेंगे, तो जो इनका आएगा बेसिकली फैक्टराइजेशन, वो एक प्राइम नंबर ही आएगा। और इसी चीज को डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अगर आप थ्योरी समझेंगे, जरूर आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से आप आगे एलसीएम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे बहुत आसानी से। लेकिन मैं रिवाइज कर दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूक्लिन का डिवीजन लेमा पढ़ लिया हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लिया, मल्टीपल क्या होता है पढ़ लिया, उसके बाद फैक्टर्स क्या होता है पढ़ लिया, प्राइम नंबर क्या होता है पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर भी क्या होता है पढ़ लिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैंने इस कवर लेक्चर नंबर 1 में कवर कर दिया। वेट फॉर माय लेक्चर नंबर 2, जिसमें इस क्लास से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो करीब करीब हाफ एन आवर टाइप हो चुका है, तो ज्यादा लंबा वीडियो में आप भी बोर होंगे। तो याद रखना, लेक्चर नंबर 1 आपने सीखा। अगर आपको पसंद आया वीडियो और आपको मेरी बातें समझ में आई, तो आप अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से जीरो फियर मैथ को जरूर शेयर करें, क्योंकि मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो जाहिर सा बात है आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, बिना देर किए वेट फॉर माय लेक्चर नंबर 2। बहुत जल्द ही आई एम ट्राइंग टू अपलोड ऑल माय रिकॉर्डेड वीडियोस विद इन दिस ईयर ओनली, क्योंकि आपको जनवरी फरवरी मार्च रिवाइज का टाइम मिल जाए, बोर्ड एग्जाम में गारंटीड 100% मार्क लेके आएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में।